स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MG स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 1K के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम प्रश्नावली 1J के बारे में पढ़ लिया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सारे वीडियो एक जगह मिल जाएंगे, तो कृपया आप ज़रूर जाइए वहाँ और उस वीडियो को देखिए। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बढ़ते हैं यहाँ वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित समुच्चय सिद्धांत में जो वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को सबसे पहले हम 2 या 3 एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 1K के बारे में बात करेंगे। प्रश्नावली 1K के कुछ प्रश्नों को भी हम देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जिसका पहला एग्जाम्पल हमने आपके स्क्रीन पे बोर्ड पे लिख रखा है कि किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं जिन्हें या तो गणित लेना है या कला या दोनों। कोई विद्यालय है, ठीक, उसमें कोई कक्षा है, उस कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं, ठीक, कुल 50 विद्यार्थी हैं और उन विद्यार्थियों को क्या करना क्या है कि या तो गणित विषय लेना है या कला लेना है, या हो सकता है कि दोनों ले लें। तो उनमें से यदि 35 ने गणित लिया है और 10 लोगों ने गणित एवं कला दोनों विषय लिए हैं, तो बताइए कितने विद्यार्थियों ने केवल कला विषय लिए हैं। हमें सिर्फ निकालना क्या है कि कितने विद्यार्थियों ने केवल कला विषय लिए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न का सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुल विद्यार्थियों का संख्या, कुल विद्यार्थियों का संख्या 50 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 50 है। फिर लिखेंगे माना कि गणित लेने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय क्या है? गणित लेने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय m है। यदि गणित विषय लेने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय m है तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ m, यानी कि जो गणित लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या का समुच्चय अगर m है तो m समुच्चय में कुल कितने कैंडिडेट हैं? 35, यानी 35 लोगों ने क्या लिया है? गणित लिया है, ठीक। और कला लेने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। तो नंबर ऑफ ए हमें ज्ञात करना है, यही तो ज्ञात करना है। और प्रश्न से क्या दे के रखा है? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन m, यानी कि कला और गणित विषय जो दोनों विषय लिए उनकी बच्चों की संख्या कितनी है? 10 है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि गणित विषय लेने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय m है। तो नंबर ऑफ m इक्वल टू 35, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है 35 लोगों ने गणित लिया है। और वहीं अगर कला लेने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय a हो तो नंबर ऑफ a जो कि हमें ज्ञात करना है, प्रश्न में दिया है। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन m, यानी कि गणित और कला विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10 है। तो हमने 10 लिखा। और एक सूत्र होता है बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बता दिया है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। या इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन m, यानी कि गणित और कला विषय लेने वाले विद्यार्थियों को कुल संख्या बराबर नंबर ऑफ ए कला लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या प्लस नंबर ऑफ m गणित लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन m, यानी कि गणित और कला दोनों विषय लेने वाले समुच्चय की जो संख्या है उसको हम घटा देंगे। तो ए यूनियन m कितना है? कुल 50 है, यानी कि ए गणित और कला जो लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 50 है। इसको हम 50 लिखेंगे। नंबर ऑफ ए हमें पता नहीं है, प्लस नंबर ऑफ m, तो नंबर ऑफ m 35 यानी 35 है। और माइनस ए इंटरसेक्शन m कितना है? 10 है। सॉल्व कर दीजिए। नंबर ऑफ ए
35 में से 10 जाएगा तो 25 बचेगा, इधर हो गया 50, और इस 50 को अगर हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिल गया, नंबर ऑफ ए 25, यानी कि 50 में से 25 घटाएंगे तो 25 आएगा, यानी कि जो कला विषय लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 25 है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रश्न को हम दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, एक समुच्चय ए बनाएंगे और एक समुच्चय एम बनाएंगे। ये समुच्चय ए रहा, ये समुच्चय एम रहा। ये कला लेने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है और ये गणित लेने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो कला और गणित में जो दोनों विषय लिए हैं उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है, प्रश्न में दे रखा है। और गणित लेने वाले विद्यार्थियों को समुच्चयों की लेने वाले विद्यार्थियों की जो कुल संख्या वो कितनी है, 35 है। तो यहाँ 35 लिख देंगे। ठीक, और कुल छात्र 50 हैं। यदि गणित लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 35 है और 10 लोगों ने दोनों विषय लिया है और कुल 50 संख्या है, तो कला कितने विषय बच्चे लेंगे, 35 ये रहा, 10 इसको जोड़ देंगे, 35 और 10 45। ठीक, 35 10 45। सॉरी बच्चों, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस चीज़ को समझने वाली बात है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है हमसे। 10 बच्चों ने गणित और कला दोनों विषय लिए हैं तो हमने 10 लिख दिया यहाँ पे। और गणित लेने वाले विद्यार्थियों की जो कुल संख्या कितनी है, 35 है, प्रश्न में दे रखा है 35 है। तो 10 लोग ऑलरेडी इस गणित में शामिल हैं, तो कितना यहाँ और लिख दें तो 35 हो जाएगा। तो यहाँ हम 25 और लिख देंगे, तो 25 और 10 मिल के क्या हो जाएगा, 35, यानी कि ये 25 और ये 10 मिल के 35 होते हैं। और इस गणित में लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 35 है, इस प्रश्न में दे रखा है। और 10 लोगों ने गणित एवं कला दोनों लिए हैं, 10 लिख दिया है। तो अब कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 है, तो 25 और 10 मिलकर कितना होता है, 35। तो 50 में से 35 छात्रों को बाहर कर देंगे, कितने बचेंगे, 15 छात्र। तो 15 छात्र यहाँ आ जाएंगे। ठीक, तो 15 छात्र इस कला में है और 10 छात्र दोनों में हैं, तो ये जो 10 छात्र ये भी तो कला लिए हैं, तो 15 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा, 25। अतः जो कला लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 25 है। तो बच्चों ठीक इसी तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। हूबहू यही पैटर्न और यही नियम फॉलो करेगा उस पर भी, तो देखते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि वहाँ 3 समुच्चय पर काम करेगा, समुच्चय ए, समुच्चय बी और समुच्चय सी पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्क्रीन को हम इरेज कर लेते हैं। तो बच्चों दूसरा एग्जाम्पल बोर्ड पे आपके सामने ये रहा। किसी विद्यालय के बास्केटबॉल टीम में 21 लड़के हैं, हॉकी टीम में 26 लड़के हैं और फुटबॉल टीम में 29 लड़के हैं। ठीक, कोई विद्यालय है, वहाँ बास्केटबॉल जो टीम है उसमें 21 लड़के हैं, हॉकी टीम में 26 लड़के हैं और फुटबॉल की टीम में 29 लड़के हैं। अब यदि 14 लड़के हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, 15 लड़के हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं और 12 लड़के फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, और साथ ही 8 लड़के ऐसे हैं जो हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल तीनों खेल खेलते हैं। तो प्रश्न में कहा क्या जा रहा है कि कुल लड़कों की संख्या बताइए जो खेल खेलते हैं। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना कि हॉकी टीम का समुच्चय हम H मान लेंगे। ठीक उसी तरह से फुटबॉल टीम का समुच्चय F मान लेंगे और बास्केटबॉल टीम का जो समुच्चय है उसे हम लोग क्या मानेंगे, V मान लेंगे। ठीक, तो ये रहा हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल। तो जो जो प्रश्न में दिया गया है उन सभी प्रश्नों को हम डेटा को लिख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ H, यानी कि हॉकी की जो टीम है इसमें कुल कितने लड़के हैं,
21, नहीं हॉकी टीम में कितने हैं 26, और फुटबॉल टीम में कितने हैं, नंबर ऑफ़ एफ फुटबॉल में आपके हैं 29, और नंबर ऑफ़ वी बास्केटबॉल में कुल कितने हैं 21। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ एच, नंबर ऑफ़ एफ और नंबर ऑफ़ वी तीन चीज़ हमारे पास निकल के सामने आ गया है। प्रश्न में पूछा यह जा रहा है कि कुल खेल खेलने वाले कुल लड़कों की संख्या बतानी है। तो चलिए देखते हैं। इसके साथ साथ और भी डेटा हमारे पास है। क्या क्या है, नंबर ऑफ़ एच इंटरसेक्शन एफ है, नंबर ऑफ़ एफ इंटरसेक्शन वी है, नंबर ऑफ़ वी इंटरसेक्शन एच है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो देखते हैं हॉकी और फुटबॉल 15 लोग हैं। इसके बाद फुटबॉल और बास्केटबॉल, ये रहा फुटबॉल और बास्केटबॉल 12 लड़के हैं, और वी इंटरसेक्शन एच बास्केटबॉल और हॉकी, तो बास्केटबॉल और हॉकी 14 लड़के हैं। और एक डेटा और दे रखा है कि नंबर ऑफ़ एच इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन वी, यानी जो तीनों खेल खेलते हैं हॉकी फुटबॉल और बास्केटबॉल, उनकी संख्या कितनी है 8 है। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास कुल 8 डेटा दिया हुआ है प्रश्न के हिसाब से, और हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि नंबर ऑफ़ एच यूनियन एफ यूनियन वी, यानी कुल कितने खेलते हैं। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। फार्मूला वही है, सूत्र हमारा नंबर ऑफ़ एच यूनियन एफ यूनियन वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ एच हॉकी में कुल कितने सदस्य हैं, यानी कुल कितने लड़के हैं, प्लस नंबर ऑफ़ एफ फुटबॉल में कुल कितने लड़के हैं, प्लस नंबर ऑफ़ वी बास्केटबॉल में कुल कितने लड़के हैं, और साथ ही नंबर ऑफ़ एच इंटरसेक्शन एफ, यानी हॉकी और फुटबॉल में कुल दोनों जो खेल रहे हैं उसको घटाएंगे, फिर घटाएंगे नंबर ऑफ़ एफ इंटरसेक्शन वी फुटबॉल और बास्केटबॉल जो खेल रहे हैं इसको भी घटाएंगे, और फिर घटाएंगे नंबर ऑफ़ वी इंटरसेक्शन एच, यानी कि हॉकी और जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं उसको भी घटाएंगे, और लास्ट में हम जोड़ेंगे क्या, नंबर ऑफ़ एच इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन वी, नंबर ऑफ़ एच इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन वी। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये संख्या और ये संख्या अलग अलग हैं। जो हम यहाँ जो चीज़ घटा रहे हैं इसमें एक लड़के ऐसे हैं जो यहाँ भी घट रहा है, यहाँ भी घट रहा है और यहाँ भी घट रहा है, यानी कि जो कॉमन चीज़ हैं 3 बार घट रहे हैं। अतः लास्ट में उसको जोड़ेंगे क्योंकि हमें सिर्फ एक बार ही घटाना है। तो इस चीज़ को निकालते हैं। 26, नंबर ऑफ़ एफ 29, नंबर ऑफ़ वी 21, सारा चीज़ों को रख दीजिए। एच इंटरसेक्शन एफ 15, एफ इंटरसेक्शन वी 12, वी इंटरसेक्शन एच 14, और एच इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन वी कितना है 8। इसको जोड़ना है, जोड़ दीजिए। 6 9 15, 15 1 16, 16 और 8 24, 24 को 4 2 आ गया, 2 2 4 2 6 और 2 कैरी जो था 8 84 हो गया। माइनस अब इन तीनों को एक साथ जोड़ दीजिए। 4 2 6 6 5 11 को 1 कैरी हुआ 1, 4 2 6 5 11 1 2 और 1 3 3 1 4 41 घटाना है हमको, घटा दीजिए। 4 में 1 जा 3, 8 में 4 जा 4। तो ये रहा बच्चों, उस विद्यालय में कुल 43 लड़के ही हैं। कितने लड़के हैं, कुल 43 लड़के हैं, यानी कि कुल 43 लड़के ही हैं जो हॉकी फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल रहे हैं। और इन 43 लड़कों में क्या है, इन 43 लड़कों में सिर्फ और सिर्फ 26 लड़के क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। और इन 26 लड़के कैसे खेल रहे हैं, यहाँ 26 जो हॉकी में खेल रहे हैं वह हॉकी और फुटबॉल में भी है।
इस चीज़ को हम वेन डायग्राम के माध्यम से भी लगा सकते हैं। वेन डायग्राम के माध्यम से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ये रहा हमारे पास 3 वेन डायग्राम। ये रहा हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल। तो जो हॉकी, बास्केटबॉल और फुटबॉल जो तीनों खेल रहे हैं, सबसे पहले उसको दर्शा देंगे। तो ये रहा 8 लोग लड़के ऐसे हैं जो फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल तीनों खेल खेलते हैं। तो ये जो 8 लड़के हैं, हॉकी में भी हैं, फुटबॉल में भी हैं और बास्केटबॉल में भी है। अब यहाँ आइए, बास्केटबॉल और हॉकी 14 लोग खेल रहे हैं। तो ये रहा आपका बास्केटबॉल और ये रहा हॉकी। हॉकी और बास्केटबॉल कुल कितने लोग खेल रहे हैं? 14 लोग। 8 लोग तो ऑलरेडी इसमें हैं, ठीक। तो 6 लोग और बच जाएंगे। तो 8 6 मिल के 14 हो जाएंगे और 8 6 मिल के क्या हो जाएंगे? 14 लोग हो जाएंगे। दो हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलेंगे। फिर आइए फुटबॉल और बास्केटबॉल। ये रहा फुटबॉल और ये रहा बास्केटबॉल। फुटबॉल, बास्केटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं? फुटबॉल बास्केटबॉल 12 लोग। तो 8 लोग ऑलरेडी इस ग्रुप में शामिल हैं। तो यहाँ 4 और जोड़ देंगे, यानी कि 8 4 मिल के 12 हो जाएंगे और 12 लोग फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेल रहे हैं। फिर आगे आ जाइए, वी इंटरसेक्शन एच, यानी बास्केटबॉल और हॉकी। सॉरी दोस्तों, 8 6 14, अच्छा ये बचा है। अब हॉकी और फुटबॉल। तो हॉकी और फुटबॉल 15 लोग खेल रहे हैं, यानी कि हॉकी और फुटबॉल मिल के कितने लोग खेल रहे हैं? 15 लड़के खेल रहे हैं। 8 लड़के ऑलरेडी इस चीज़ में शामिल हैं, हॉकी और फुटबॉल में। तो यहाँ हो जाएंगे 7, यानी 8 7 15 और ये 15 लोग क्या हैं? हॉकी में भी हैं और फुटबॉल में भी हैं, ठीक। अब आ जाइए, हॉकी में कुल कितने लड़के हैं? 26 लड़के हैं। ये रहा आपका हॉकी का सेक्शन, ठीक। इसमें कुल 26 लोग होने चाहिए। तो 8 6 14, 14 7 21 और होने कितने चाहिए? 26, यानी 5 लोग और इसमें आ जाएंगे। तो आप जोड़ कर देख लीजिए बच्चों, हॉकी में कुल 26 लोग होंगे, इसको आप जोड़ लीजिएगा, ठीक। इसी प्रकार नंबर ऑफ फुटबॉल 29 लड़के, यानी फुटबॉल में कुल 29 लड़के हैं। तो ये रहा फुटबॉल का सेक्शन, ठीक। फुटबॉल में 29 लड़के हैं। तो 4 और 8 12 और 12 7 19 तो यही हो गए, यानी 10 लड़के और हैं फुटबॉल में, तभी तो 29 होंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ बास्केटबॉल में कुल कितने हैं? 21 हैं। तो ये रहा बास्केटबॉल का सेक्शन, 6 4 10 और 8 18, 18 2 20 और 1 21, यानी 3 लड़के और इसमें हैं एक्स्ट्रा, तभी तो बास्केटबॉल में कुल 21 लड़के होंगे। तो प्रश्न में पूछे ये रहा था कि बताइए कुल कितने लड़कों की संख्या है जो ये तीनों खेल खेलते हैं। तो जोड़ लीजिए, इन सभी नंबरों को एक एक करके जोड़ लीजिए। 7 5 12 10 22 22 8 30 30 6 36 36 4 40 40 और 3 43, अतः कुल 43 लड़के हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए प्रश्नावली 1K की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1K में भी इसी तरह के प्रश्न हैं, कुछ ज़्यादा वो बड़ा नहीं है, बहुत ही आसान है, आप भी इसे स्वयं कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूं। तो प्रश्नावली 1K का पहला सवाल मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखता हूं जल्दी से। तो बच्चों प्रश्नावली 1K का पहला प्रश्न हमने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है कि किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं जिनमें 16 ने इतिहास लिया है किंतु भूगोल नहीं लिया है और 26 ने इतिहास लिया है। तो कितने विद्यार्थी ने भूगोल लिया है किंतु इतिहास नहीं लिया है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा आसान प्रश्न है। इस प्रश्न से आसान कुछ प्रश्न हो ही नहीं सकता। क्यों? लिखेंगे इतिहास लेने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय कितना है? इतिहास लेने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय को अगर हम H मान लें, ठीक, H फॉर हिस्ट्री, यानी इतिहास लेने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय अगर H हो और भूगोल लेने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय क्या हो? G फॉर जियोग्राफी, ठीक। तो प्रश्न से नंबर ऑफ H दे रखा है, यानी इतिहास लेने वाले जो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 26 है, ठीक। प्रश्न से क्या कह रहा है कि 16 ने इतिहास लिया है लेकिन भूगोल नहीं,
यानी जो 16 लोग हैं ना वो एलिमेंट होंगे किसके, एच के, लेकिन और 16 लोग ऐसे हैं जो वो एलिमेंट नहीं रखते हैं जी से, यानी 16 ऐसे हैं जो इतिहास में है लेकिन भूगोल में नहीं है। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 जो एलिमेंट होंगे किसके, H-A के। 16 किसके एलिमेंट होंगे, H-A के, यानी कि जो इतिहास से तो होंगे लेकिन H-G से। 16 लोग ऐसे हैं जो इतिहास में होंगे लेकिन भूगोल में नहीं होंगे। तो इस चीज़ को भी ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसके आगे अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेन डायग्राम के माध्यम से। ये रहा आपका इतिहास और ये रहा आपका भूगोल, ये रहा हिस्ट्री और ये रहा जियोग्राफी। ठीक है, तो 16 लोगों ने क्या लिया, इतिहास लिया है। मान लेते हैं 16 लोगों ने इतिहास लिया है लेकिन भूगोल नहीं लिया है। तो ये जो 16 हमने लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ भूगोल हिस्ट्री वाले में यानी इतिहास वाले में है, भूगोल में संबंध नहीं रखते हैं। ठीक, भूगोल में नहीं है। लेकिन प्रश्न में क्या रहा, जो हिस्ट्री है ना इसमें कुल 26 लोग हैं और 16 लोग ऐसे हैं जो केवल इतिहास लिए हैं, भूगोल नहीं लिया है। और इतिहास में जो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 26 है, यानी 16 यहाँ है तो ज़रूर यहाँ 10 होंगे, यानी 10 ऐसे होंगे जो भूगोल भी लिए होंगे। अतः 16 और 10 मिलकर 26 तो होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 16 क्या है, इतिहास लिया है किंतु भूगोल नहीं लिया है। ठीक, तो फिर पूछ रहा है कितने विद्यार्थी ने भूगोल लिया है किंतु इतिहास नहीं। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40। विद्यार्थियों की कुल संख्या 40 है और 16 और 10 मिलकर 26 यही हो जा रहा है। तो 40 में से जब 26 घटा देंगे बच्चों तो क्या मिल जाएगा, 26 4 30 10 40 यानी 14, यानी 14 बच्चे और बचेंगे जो भूगोल में हैं। यानी कि भूगोल लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 14 और 10 24 होंगे। लेकिन कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो भूगोल लिया है परंतु इतिहास नहीं, तो सिर्फ 14 विद्यार्थी ऐसे हैं जो भूगोल लिया है लेकिन इतिहास नहीं लिया है, क्योंकि वो इतिहास से संबंध नहीं रखते। इस प्रश्न को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर मतलब प्रश्नावली 1 के का दूसरा प्रश्न क्या है उसको भी देखते हैं। सभी प्रश्न ऐसे ही हैं बच्चों, कुछ ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है। बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आते हैं और आप इसे आसानी से कर सकते हैं वेन डायग्राम के माध्यम से या फिर फार्मूले के माध्यम से। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 1000 व्यक्तियों में से 700 केवल हिंदी पढ़ सकते हैं। 1000 व्यक्तियों में से 700 केवल हिंदी पढ़ सकते हैं। सात सौ केवल हिंदी पढ़ सकते हैं और 240 केवल अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, और 240 केवल अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। ठीक, इसके आगे क्या कर रहा है, कितने व्यक्ति अंग्रेजी हिंदी दोनों पढ़ सकते हैं। कितने व्यक्ति अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों पढ़ सकते हैं। बस यही निकालना है हमको। ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है। सबसे पहले 2 वेन डायग्राम बनाएंगे, एक हम हिंदी का बना देंगे H और एक हम अंग्रेजी का बना देंगे E फॉर इंग्लिश। ठीक है, तो कुल 1000 व्यक्तियों की संख्या यानी टोटल जो व्यक्तियों की संख्या वो 1000 है। कह रहा 240 जो लोग हैं ना वो केवल क्या पढ़ते हैं, 700 जो लोग हैं केवल हिंदी पढ़ते हैं। तो हिंदी का सेक्शन ये रहा, अंग्रेजी का सेक्शन ये रहा। 700 केवल हिंदी पढ़ रहे हैं, यानी केवल 700 लोग ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में नहीं है। तो 700 लोग इसमें हो जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ रहे हैं, और 240 किस में है, इंग्लिश में है। तो कह रहा कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 1000 है। 700 हिंदी है, 240 अंग्रेजी है, तो 700 और 240 940 हुआ, यानी कि कुल 60 लोग और बच रहे हैं। 940 + 60 करेंगे तभी तो 1000 होगा। यानी 60 लोग ऐसे हैं जो हिंदी भी पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
नंबर ऑफ एच क्या हो जाएगा 700, यानी हिंदी पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या। नंबर ऑफ ई 240 और नंबर ऑफ एच यूनियन ई, यानी हिंदी और इंग्लिश मिलाकर कितने हैं 1000। तो सूत्र से क्या होता है, सूत्र क्या कहता है कि नंबर ऑफ एच यूनियन जो ई होता है वो नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ठीक, तो एच यूनियन ई कितना है 1000 है, नंबर ऑफ एच कितना है 700 है और नंबर ऑफ ई कितना है 240 है, माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब इस माइनस एन इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन ई को बराबर के इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा एच इंटरसेक्शन ई, और ये 700 प्लस 240 नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ठीक, फार्मूला सही है। तो बच्चों इस फार्मूले को हम आगे बढ़ते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। फार्मूला सही है, इसको फॉलो करते हैं। ये हो गया 1000 और 700 और 240 कितना हो जाएगा 940, और 940 को जब हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इधर बचेगा आपका माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। 1000 में से 940 को घटाएंगे तो 60 बच जाएगा, माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो बच्चों इस समुच्चय में जो 60 है वो ये प्रदर्शित करता है कि 60 लोग जो ऐसे हैं, माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि 60 लोग जो ऐसे हैं जो हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। तो इसे हम माइनस को हम हटा भी सकते हैं क्योंकि समुच्चय कभी ऋणात्मक नहीं होता। अतः एच इंटरसेक्शन इन कितने हैं, यानी कि दोनों विषय दोनों विषय पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या वो क्या है 60 लोग हैं। तो एक प्रश्नावली का हम एक प्रश्न और देखेंगे, बाकी के प्रश्न आप आसान है कर लीजिएगा। एक प्रश्न और है, प्रश्न संख्या 4, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को हम बोर्ड पे लिखते हैं, प्रश्न संख्या 4 को। एक परीक्षा में प्रश्न संख्या 8 को 67 विद्यार्थियों ने हल किया। प्रश्न 9 को 46 ने, प्रश्न 9 को 46 ने और प्रश्न 10 को 40 ने, और प्रश्न 10 को 40 ने। 28 विद्यार्थियों ने प्रश्न संख्या 8 व 9 दोनों को हल किया। 8 ने प्रश्न 9 और 10 दोनों को, 8 ने प्रश्न 9 व 10 दोनों को हल किया, और 2 ने 28 ने 8 9 को हल किया, 28 ने 8 9 को हल किया, 8 ने 9 10 को हल किया, 26 ने 8 और 10 दोनों को हल किया, और 26 ने 8 व 10 दोनों को हल किया। ठीक, 2 ने तीनों प्रश्नों को हल किया, और
2 ने 8, 9 व 10 तीनों को हल किया। तो बताओ क्या बताना है। 2 प्रश्न दे रखा है इसमें। कितने ने प्रश्न 8 हल किया किंतु प्रश्न 9 और 10 नहीं। कितने ने प्रश्न 8 हल किया किंतु 9 व 10 को नहीं हल किया। कितने ने प्रश्न 9 हल किया किंतु 8 और 10 नहीं। कितने ने प्रश्न 9 हल किया किंतु 8 व 10 को नहीं हल किया। तो इस प्रश्न को सॉल्व हम देखेंगे बच्चों, वेन डायग्राम के माध्यम से लगाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। 3 वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक, एक प्रश्न संख्या 8 हो गया, एक प्रश्न संख्या 9 हो गया और एक प्रश्न संख्या 10 हो गया। 3 प्रश्न संख्या है। ठीक है, तो 67 प्रश्न संख्या जो 8 है इसको कुल 67 विद्यार्थियों ने हल किया। प्रश्न संख्या 9 को कुल 46 ने और प्रश्न संख्या 10 को कुल 40 लोगों ने हल किया। फिर कह रहा है कि 8 विद्यार्थियों ने प्रश्न संख्या 8 व 9 दोनों हल किए और 8 ने 9 और 10 को हल किए और 26 ने 8 व 10 दोनों को हल किए। ठीक है, 26 ने 8 और 10 दोनों को हल किए और 2 ने तीनों प्रश्नों को हल किया। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10 जो तीनों में कॉमन है क्या है, वो 2 विद्यार्थी हैं जो तीनों प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो बीच में 2 हो जाएगा। फिर आइए यहाँ से स्टार्ट करिए। 28 विद्यार्थियों ने प्रश्न संख्या 8 और 9 दोनों को हल किया। तो 8 और 9 दोनों को मिलकर कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं, 28, और 2 लोग ऑलरेडी इसमें शामिल हैं। तो कुल कितने लोग हो जाएंगे, 26। फिर कह रहा 8 ने प्रश्न संख्या 9 और 10 को हल किया। तो प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10 को दोनों को जो सॉल्व किए कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो 2 लोग ऑलरेडी इसमें शामिल हैं, 6 लोग और यहाँ शामिल हो जाएंगे। तो 6 2 मिलकर 8 हो जाएगा। फिर 26 ने 8 और 10 दोनों को हल किया। 8 और 10, प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 10। 1 मिनट बच्चों, इस प्रश्न में कहीं त्रुटि हो रही है। एक बार फिर से प्रश्न को चेक कर लेते हैं। एक परीक्षा में प्रश्न 8 को 67 परीक्षार्थियों ने हल किया। ठीक, और प्रश्न 9 को 46 ने और प्रश्न 10 को 40 ने। ठीक, 28 विद्यार्थियों ने प्रश्न 8, 9, 10 दोनों हल किया। 28 परीक्षार्थी ने 8 और 9 2 28 परीक्षार्थियों ने 8 और 9 दोनों को हल किया। 8 और 9 दोनों को हल किया। 8 ने प्रश्न 9 और 10 दोनों को हल किया और 26 ने 8 10 दोनों को हल किया। ठीक है, प्रश्न सही है। इसके आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हो गया था, 2 लोग हैं जो तीनों प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 9 को कितने लोग सॉल्व करते हैं, 8 और 9 जो दोनों को हल करते हैं वो 28 विद्यार्थी हैं। ठीक, 28 विद्यार्थी हो गए। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 और 10 दोनों को 8 लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। 9 और 10 कुल 8 लोग मिलकर करते हैं। तो 2 था, 6 2 8 हो गया। और 26 ने 8 और 10 दोनों को सॉल्व किया। यानी प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 10 को मिलकर कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं, 26 लोग। 2 लोग ऑलरेडी यहाँ हैं तो यहाँ 24 और हो जाएंगे। 24 2 26 लोग। ठीक, और 2 लोगों ने तीनों हमने ऑलरेडी लिख दिया है। अब आगे आइए, परीक्षार्थी प्रश्न 8 को 67 विद्यार्थियों ने सॉल्व किया। यानी जो प्रश्न 8 है इसमें कुल 67 लोग होने चाहिए। तो 24 2 26 और 26 26 52, 52 8 60 और 60 8 68, यानी 16 लोग और इसमें होंगे तब जाके टोटल कितने लोग होंगे, 67 होंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 में आइए। 46 लोग प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करते हैं। तो 6 2 8 26 2 28 28 और 6 34, 34 लोग होते हैं और कितने चाहिए हमें, 46। तो 34 2 36 और 10 46, तो 12 लोग और प्रश्न संख्या 9 में होने चाहिए। इसके अलावा प्रश्न संख्या 10 40 लोग सॉल्व करते हैं।
तो प्रश्न संख्या 10 ये रहा, 24 2 26, 26 और 6 32, 32 8 40, यानी 8 लोग और इसमें चाहिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि कितने ने प्रश्न 8 हल किया किंतु 9 और 10 को नहीं। तो प्रश्न संख्या 8 ये रहा और 9 और 10 ये रहा। तो कितने लोग ऐसे हैं जो 8 को सॉल्व कर रहे हैं लेकिन 9 और 10 को नहीं। तो ये तो 16 लोग ऐसे हैं जो प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। 9 और 10 को सॉल्व नहीं करना है तो 26 भी शामिल है 9 में, 24 भी शामिल है 10 में, 2 तो ऑलरेडी तीनों शामिल, यानी 16 लोग ऐसे होंगे, ठीक। 16 लोग ऐसे होंगे जो 8 को सॉल्व कर रहे हैं लेकिन 9 और 10 को नहीं। कितने ने प्रश्न 9 को सॉल्व किया किंतु 8 और 10 को नहीं। तो 12 लोग ऐसे हैं, 12 लोग ऐसे हैं जो 9 को सॉल्व करते हैं लेकिन 8 और 10 को नहीं। बस यही इस प्रश्न में लॉजिक था, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो बच्चों हम इसके आगे प्रश्नावली 1L दिया हुआ है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है। इसमें 2 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। पहला प्रश्न कह रहा है कि 0 तथा 1 के बीच पूर्णांक संख्याओं से जो बना समुच्चय होगा, पूर्णांक संख्याओं से बना समुच्चय क्या होगा। तो मान लेते हैं एक संख्या 0 है और एक संख्या 1 है। तो 0 और 1 के बीच में जो पूर्णांक संख्याओं का अगर हम समुच्चय बनाएंगे दोस्तों तो वो रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच में कोई भी पूर्णांक उपस्थित नहीं है। क्योंकि इनके बीच में जो संख्याएं होंगी या तो ऋणात्मक होंगी या डेसिमल दशमलव संख्याएं होंगी, जबकि प्रश्न में पूर्णांक संख्याओं का बात कर रहा है, यानी 0 और 1 के बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं होता है, अतः उनका समुच्चय नहीं बनाया जा सकता और जो भी समुच्चय बनेगा वो रिक्त समुच्चय होगा। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि समुच्चय 0 के उप समुच्चय क्या होंगे। प्रश्नावली 1L में, प्रश्नावली 1L का एक प्रश्न है जिसमें कह रहा है एक समुच्चय है, ये समुच्चय है, कह रहा है इसके उप समुच्चयों की संख्या बताइए। तो हमने शुरुआत का जो पहला या दूसरा लेक्चर होगा वीडियो में उसमें हमने बताया है कि यदि कोई समुच्चय है जिसमें अगर 0 उपस्थित है तो वो एकल समुच्चय है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। और इसका अगर उप समुच्चय बनाएंगे तो सबसे पहले एक रिक्त समुच्चय आएगा यानी कि फाई हो जाएगा, और दूसरा ये स्वयं एकल समुच्चय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों उप समुच्चय, इस समुच्चय का उप समुच्चय ये हो जाएगा। तो प्रश्नावली 1L में कुल 5 प्रश्न दिए गए थे जो कि ऑब्जेक्टिव थे, जिनमें पहला प्रश्न ये था कि 0 1 के बीच में पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा, तो वो रिक्त समुच्चय होगा, और दूसरा ये वाला प्रश्न था। तो बच्चों समुच्चय सिद्धांत का ये आखिरी और अंतिम लेक्चर था। अब हम अगला लेक्चर पाठ्यक्रम 2 में पढ़ेंगे। जो पाठ्यक्रम 2 जो है दोस्तों वो ये कहता है कि संबंध तथा फलन, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन से संबंधित है। तो रिलेशन एंड फंक्शन क्या होते हैं, इसीलिए तो मैंने आपको समुच्चय कंसेप्ट पहले बताया, क्योंकि समुच्चय से ही रिलेटेड सारे चीज़ें रिलेशन एंड फंक्शन में हैं, क्योंकि आधा से ज़्यादा उपयोग इन्हीं का होने वाला है उस चैप्टर में। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम अगला पाठ्यक्रम को देखेंगे जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध तथा फलन। तो उम्मीद है बच्चों हमारी ये जो वीडियो सीरीज़ की समुच्चय सिद्धांत से जितनी वीडियो सीरीज़ हैं आपको हेल्पफुल साबित होंगे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि। तो आप ज़रूर उनको अच्छे से देखें और बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करें। वीडियो को नहीं समझ में आया तो रिवाइज करके देखें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।